दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो हमारा चैप्टर है वो सिंपल मशीन से रिलेटेड है। ये फर्स्ट ईयर ITI के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर वीक नंबर 34 से 36 के वीक में आता है, जो कि ब्रेकअप ऑफ सिलेबस के अंदर हमने जो वीक वाइज ब्रेकअप ऑफ सिलेबस बना रखा है उसके अंदर 34 से 36 के बीच में जो वीक है उसमें इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मशीन एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से कम प्रयास और सरलता से अधिक कार्य किया जा सके। मशीन में कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक लोड आसानी से उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुएं से पानी खींचते समय यदि पुली का प्रयोग किया जाता है तो पानी से भरी भारी बाल्टी को आसानी से ऊपर खींचा जा सकता है। इसी प्रकार किसी भारी मशीन को फर्श पर सरकाते समय यदि मशीन के आधार के नीचे गोल छड़ को डाल दिया जाए तो भारी मशीन को आसानी से खींचा या धकेला जा सकता है। प्रयास, मशीन पर कार्य करते समय लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें भार, लोड, मशीन द्वारा नियंत्रित किया गया या उठाया गया बल जो है भार कहलाता है। इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है यांत्रिक लाभ। उठाए गए भार यानी कि लोड W तथा आरोपित प्रयास एफर्ट P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यह दो संख्याओं का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होना चाहिए। यांत्रिक लाभ MA बराबर भार बटे प्रयास बराबर W बटे P बराबर उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। इसके बाद अगला पॉइंट है वेग अनुपात। वेग अनुपात मशीन पर लगाए गए प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल D तथा भार द्वारा चली गई दूरी स्मॉल d का अनुपात होता है। इसकी भी कोई इकाई नहीं होती है। यह भी संख्यात्मक अनुपात होता है। इसलिए वेग अनुपात VR वेलोसिटी रेशो बराबर प्रयास P द्वारा तय की गई दूरी बटे भार W द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि D कैपिटल D बटे स्मॉल d का अनुपात जो होता है वो हमारा वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशो कहलाता है। यहाँ पे हमने जो पीछे पढ़ा यांत्रिक लाभ उसको हम अंग्रेजी में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, जिसको हम स्मॉल छोटे रूप में m.a यानी कि m एक रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद है मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। किसी मशीन के आउटपुट एवं इनपुट का अनुपात दक्षता कहलाती है। कभी भी हमें एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की निकालनी होती है तो उसके अंदर हमेशा आउटपुट जो होती है उसके अंदर इनपुट का हम भाग देंगे, जब भी हमारी वो दक्षता या एफिशिएंसी निकलती है। सरल मशीन के लिए यांत्रिक लाभ यानी कि MA तथा वेगानुपात VR का अनुपात भी मशीन की दक्षता कहलाती है। सामान्यतः मशीन की दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मशीन के लिए आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है। घर्षण हानि के कारण आउटपुट इनपुट से कम हो जाता है। हमेशा आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल मशीनें होती है उनकी जो आउटपुट होती है वो इनपुट से हमेशा कम होती है। आउटपुट बराबर भार द्वारा किया गया कार्य बराबर भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी। इसी तरह इनपुट जो होता है वो प्रयास द्वारा किया गया कार्य बराबर प्रयास गुणा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। इसलिए मशीन की दक्षता जो कि नीटा से जानी जाती है वो होती है हमारी हमेशा आउटपुट बटा इनपुट, और आउटपुट है हमारा भार द्वारा किया गया कार्य, इनपुट है हमारा प्रयास द्वारा किया गया कार्य। इसलिए दक्षता नीटा बराबर होगा भार इंटू भार द्वारा तय की गई दूरी बटे प्रयास इंटू प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। दक्षता नीटा बराबर यांत्रिक लाभ MA मैकेनिकल एडवांटेज MA बटे VR वेलोसिटी रेशो यानी कि वेग अनुपात VR
बराबर W/P, क्योंकि यांत्रिक लाभ का मान होता है W/P और वेग अनुपात का मान होता है कैपिटल D/d। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा W के नीचे P आ जाएगा और स्मॉल d के नीचे कैपिटल D आ जाएगा, या इसको हम W इंटू स्मॉल d और P इंटू कैपिटल D इस तरह से लिख सकते हैं, W इंटू स्मॉल d और P इंटू कैपिटल D। इसलिए प्रतिशत दक्षता नीटा जो प्रतिशत में अगर हम लेंगे तो वो होगा मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो गुणा 100, और मैकेनिकल एडवांटेज का मान अगर हमको इसका मान निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो को हम नीटा से गुणा कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज की निकल के आ जाएगी। एक आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो 100% होती है, इसलिए वहाँ पर नीटा का मान 100/100 बराबर 1 होता है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमारे जब बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी जो है 1 हो जाएगी। इसके अंदर आउटपुट हमारा जब इनपुट के बराबर हो जाता है तभी हमारी मशीन की दक्षता 100% या नीटा बराबर 1 होता है। उस कंडीशन में MA बराबर VR, W/P बराबर कैपिटल T/D। जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो W को स्मॉल d से गुणा करेंगे और P को हम D से कैपिटल D से गुणा करेंगे, तो ये हमारी आदर्श मशीन की दक्षता के अंदर ही होता है। इसके बाद हम उदाहरण लेते हैं जो कि हमारे NCVT के एग्जाम में आ चुका है। किसी सरल मशीन के वेगानुपात का मान 20 पाया जाता है। 25 किलोग्राम के प्रयास से 400 किलोग्राम लोड उठाया जाता है। यांत्रिक लाभ और दक्षता की गणना कीजिए। तो प्रश्नानुसार दिया गया है W बराबर 400 kg, प्रयास P बराबर 25 kg, वेग अनुपात VR बराबर 20। तो हम जानते हैं कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे प्रयास, यानी कि 400/25 बराबर 16 होगा, और यांत्रिक दक्षता हम जानते हैं कि यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात होता है गुणा 100 होता है। तो हम 16 जो हमारा की यांत्रिक लाभ है, 20 हमारा वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात है, तो 16/20 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 80% आएगा। अतः मशीन की जो दक्षता 80% है और यांत्रिक लाभ का मान यहाँ पे 16 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी हमारे एग्जाम में आ चुका है। 1200 किलोग्राम के एक भार को साधारण मशीन का प्रयोग करके उठाना है जिसका वेग अनुपात 5 है। मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए यदि लगाया गया बल जो है वो 300 किलोग्राम के बराबर है। तो प्रश्न में दिया गया है भार W बराबर 1200 kg, प्रयास P बराबर 300 kg, तो और वेग अनुपात VR बराबर है 5। उस कंडीशन में वेग अनुपात 5, तो हम जानते हैं कि मशीन की जो दक्षता होती है वो यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात होती है, इसको गुणा 100 से करते हैं, और यांत्रिक लाभ होता है हमारा भार बटे प्रयास, और वेग अनुपात हमको अलग से दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रयास हमारा वेग अनुपात के साथ नीचे चला जाएगा, तो भार बटे प्रयास गुणा वेग अनुपात गुणा 100। भार है हमारा 1200, प्रयास है हमारा 300, वेग अनुपात है हमारा 5। जब इसको काटेंगे तो ये 1200/1500 गुणा 100 होगा, तो ये मशीन की दक्षता हमारी 80% आ जाएगी, जो कि यहाँ पे इसका उत्तर होगा। इसके बाद है सरल मशीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। सरल मशीन निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली होती है पुली, दूसरी होती है आनत तल जिसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, तीसरा होता है लीवर, चौथा होता है पहिया और धुरियाँ, व्हील एंड एक्सेल, और पांचवा है इसके अंदर स्क्रू जैक, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर काम में आता है, गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए। तो पहला है इसके अंदर पुली या घिरनियाँ। पुलीज, यह एक गोलाकार डिस्क होती है जो लकड़ी या मेटल की बनी होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। पुलियां अपने अक्ष के चारों ओर केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हैं। तो पुलियां जो होती हैं उसको किसी रॉड में डाल करके चारों तरफ घुमाया जा सकता है, जैसे कि आपने कुएं से पानी निकालते समय ऊपर जो कुएं के ऊपर एक पुली लगी होती है जिसके अंदर रस्सी डाल करके और बाल्टी को नीचे छोड़ दिया जाता है। पुलियों को उनके परिधि के चारों ओर बने खांचे में डोरी या चेन डालकर आसानी से घुमाया जाता है। इसकी सहायता से भारी वजन को आसानी से तथा कम प्रयास की सहायता से उठाया जा सकता है, जैसे कुएं से पानी खींचना, कारखानों में भारी सामान को उठाना इत्यादि। घिरनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्थिर घिरनी जिसको फिक्स्ड पुली कहते हैं, दूसरी होती है चल घिरनी जिसको मूवेबल पुली कहते हैं, तीसरी होती है गुटका और स्केल, और चौथी है डिफरेंशियल घिरनी
तो 4 तरह की घिरनियाँ होती हैं जिसके बारे में हम इस किताब में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है स्थिर घिरनी, फिक्स्ड पुली। स्थिर घिरनी एक स्थिर फ्रेम में लगी होती है जो अपने अक्ष यानी कि कील के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसकी परिधि पर बने खांचे में से गुजरने वाली रस्सी पर एक तरफ भार तथा एक तरफ प्रयास लगाया जाता है। इसमें भार तथा प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बराबर होती है तथा रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। तो जैसा कि आप चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिक्स पुली है। इसके अंदर एक तरफ रस्सी है, एक तरफ भार है। जब रस्सी को खींचेंगे तो भार हमारा ऊपर चले जाएगा, जब रस्सी को छोड़ेंगे तो पुली की सहायता से ये भार नीचे आएगा। तो हम जितनी रस्सी को खींचते हैं उतना ही भार हमारा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर अगर चित्रानुसार डब्लू हमारा भार है, पी हमारा प्रयास है, माना भार द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल एल है और बल द्वारा तय की गई दूरी वो भी हमारी कैपिटल एल है, तो आउटपुट बराबर इनपुट होता है। डब्ल्यू इंटू एल बराबर पी इंटू एल, एम ए इजिकल टू डब्ल्यू इंटू एल पी इंटू एल, तो एल एल कट जाएगा तो डब्ल्यू बटे पी, एम ए हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है। इसके बाद है चल घिरनियाँ, मूवेबल पुलिस। इसमें 2 घिरनियाँ होती हैं, एक स्थिर तथा दूसरी चल घिरनी होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये वाली घिरनी हमारी स्थिर है और ये वाली घिरनी हमारी चल घिरनी है जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर हुक द्वारा, एक रस्सी के द्वारा इसको इस तरह से इसके खांचे में से निकाल करके रस्सी को इस तरह से लाया जा रहा है और यहाँ पे प्रयास लगा करके इस डब्लू भार को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 2 घिरनियाँ होती हैं, एक स्थिर तथा दूसरी चल घिरनी होती है। रस्सी का एक सिरा एक हुक से तथा दूसरा सिरा चल घिरनी से के ऊपर से गुजार कर प्रयास किए जाने वाले सिरे पर घुमाकर लगाया जाता है। प्रयास पी लगाने पर चल घिरनी ऊपर उठती है, इससे भार डब्लू भी ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ पर डब्लू हो जाएगा पी प्लस पी बराबर 2p। यांत्रिक लाभ होगा हमारा, यांत्रिक लाभ एम ए बराबर होगा डब्लू बटे पी और डब्लू हमारा 2p से पी नीचे पी से पी कट गया, तो यहाँ पे डब्लू हमारा यांत्रिक लाभ एम जो है वो 2 के बराबर होता है। इसके बाद है गुटका या टैकल, ब्लॉक एंड टैकल्स। इस संयोजन में 2 गुटके होते हैं, प्रत्येक गुटके में 3-3 घिरनियाँ होती हैं। एक गुटका स्थिर होता है जबकि दूसरा गतिशील होता है। भार नीचे गतिशील गुटके से लगे हुए हुक से बांधा जाता है। ऊपर वाले गुटके के नीचे एक हुक से रस्सी बांधकर सभी घिरनियों से चित्र के अनुसार होती हुई ऊपर वाली घिरनी से गुजारते हैं, जिस पर शक्ति लगाई जाती है। क्योंकि इसमें एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है, अतः रस्सी के प्रत्येक स्थान पर खिंचाव P के बराबर होता है। तो यहाँ देखें आप, इसके अंदर ये चित्र दे रखा है, यहाँ 3 घिरनियाँ हैं और इधर 3 घिरनियाँ हैं। तो ये ऊपर वाली हमारी स्थिर है 3 गुटके और नीचे हमारी ऊपर नीचे होती है और ये हमारी रस्सी है जिसके ऊपर पी बल लगाएंगे डब्लू को उठाने के लिए। तो यहाँ पर यांत्रिक लाभ जो है डब्लू बटे पी, परंतु यहाँ पर डब्लू जो है हमारे 6p के बराबर होगा, परंतु यहाँ हमारा W जो है वो 6p के बराबर होगा, इसलिए MA बराबर 6p बटे p से p कटेगा तो ये 6 हमारा MA हो जाएगा। इसी प्रकार यदि घिरनियों की संख्या n है तो वहाँ पर यांत्रिक लाभ MA जो W बटे p बराबर n के बराबर हो जाता है। इसके बाद आता है डिफरेंशियल घिरनियाँ, जैसा कि ये चित्र में दे रखा है। इसके अंदर यहाँ पर ये छोटी घिरनी है, ये बड़ी घिरनी है और यहाँ पर P लगा करके इस W को ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें 2 अलग अलग व्यास की घिरनियाँ एक ही फ्रेम में सम अक्ष यानी कि को एक्सिस, यानी कि यहाँ पर ये एक घिरनी है, एक बड़ी घिरनी है और इन दोनों का अक्ष जो है एक ही है, के चारों तरफ घूम सकती है तथा एक तीसरी घिरनी नीचे लटकी होती है जिसको चेन से लटकाया जाता है। चित्र के अनुसार प्रयास P से रस्सी को खींचा जाता है। तो यहाँ पर P लगाकर हम रस्सी को खींचेंगे, उससे ये हमारा W जो है या नीचे वाली घिरनी जो है ऊपर नीचे होती है। डिफरेंशियल घिरनी के लिए यांत्रिक लाभ बराबर होता है MA बराबर W बटे P तथा वेग अनुपात होता है हमारा 2R बटे R माइनस R। तो यहाँ पे कैपिटल R जो है वो बड़े डिफरेंशियल घिरनी की त्रिज्या है और स्मॉल r हमारी छोटी डिफरेंशियल घिरनी की त्रिज्या है। इसके बाद है आनत समतल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल
झुके हुए तल को कहते हैं। यह तल क्षैतिज से किसी कोण पर झुका हुआ होता है। ये हमारा एक तल है, ये बी ए, ये हमारे बीसी कोण, बीसी जो तल है, बीसी जो धरातल है या आधार है उससे थीटा डिग्री के ऊपर झुका हुआ है, और यहाँ पर एक ये वस्तु रखी हुई है। आनत तल झुके हुए तल को कहते हैं। यह क्षैतिज तल से किसी कोण पर झुका हुआ होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। चित्र में बीसी क्षैतिज और एबी आनत तल है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर बनाता है, जो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। आनत तल का प्रयोग भारी बोझ को आसानी से ऊपर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ट्रकों में सामान चढ़ाते समय किया जाता है। इसके लिए सामान को ट्रक पर टेढ़े तल पर सरका कर ले जाया जाता है तथा भारी बोरी या भारी सामान को मजदूर द्वारा आनत तल से चढ़ाते समय आसानी रहती है, परंतु यही कार्य अगर सीढ़ी से चढ़कर आसानी से नहीं किया जा सकता है। चित्र ए में, ये चित्र ए है, चित्र ए में आनत तल ए बी पर किसी भार W को रखा जाता है, तो यह भार बिंदु M पर नीचे पृथ्वी की ओर कार्य करता है तथा भार W के क्षैतिज घटक W cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक W sin थीटा कार्य करते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को किसी आनत तल पे रखते हैं, उस कंडीशन में थीटा होने की वजह से वहाँ पर उसके दो घटक काम करते हैं। एक घटक उसका क्षैतिज कहलाता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और एक वहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है जो कि वर्टिकल होता है। तो वही स्थिति यहाँ पे भी है। P प्रयास यदि वस्तु को ऊपर की ओर सरकाने का प्रयास करता है तो W का ऊर्ध्वाधर घटक W sin थीटा वस्तु को बिंदु B की तरफ नीचे ले जाने का प्रयास करता है। दोनों के संतुलन की स्थिति में P बराबर W sin थीटा होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये P ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर ये W है, ये थीटा इसके 90 डिग्री पे ये W cos थीटा काम करेगा, और ये और इसका ओरिजेंटल कहलाएगा जो कि W sin थीटा के बराबर होगा। तो P हमारा W sin थीटा के बराबर होगा और R हमारा W cos थीटा के बराबर होगा, जो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ P बराबर W sin थीटा, इसलिए वेग अनुपात होगा W बटे W sin थीटा, 1 बटे sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और यांत्रिक लाभ हमारा ma बराबर W बटे P होता है, और वेग अनुपात हमारा 1 बटे sin थीटा हो जाता है। इसके बाद है लीवर। लीवर हमारा अलग नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम अगले उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें चौथा है पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सल। पहिया और धुरी एक ही शाफ्ट पर संयोजित दो अलग अलग त्रिज्याओं के बेलन होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं। ये एक बड़ा बेलन है, एक ये छोटा दो बेलन है। ये इनका अक्ष जो है वो एक ही है, हॉरिजॉन्टल अक्ष। बड़ा बेलन या बड़ा बेलन पहिया जो व्हील कहलाता है, छोटा बेलन धुरी कहलाती है। धुरी और पहिए के चारों ओर डोरी लपेटी हुई होती है। धुरी पर लपेटी गई डोरी से भार को उठाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रखे हैं। ये लोड है और ये हमारा प्रयास है, उठाया जाता है। पहिए पर लपेटी गई डोरी से प्रयास यानी कि बल लगाकर भार को ऊपर उठाया जाता है। पहिए और धुरी पर लपेटी गई डोरियां विपरीत दिशा में लपेटी जाती हैं। प्रयास को नीचे की तरफ खींचने पर भार ऊपर होने लगता है, जैसा कि इस प्रयास को जब हम नीचे ले जाएंगे तो W हमारा ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर माना पहिए का व्यास हमारा D है और धुरी का व्यास हमारा स्मॉल d है, इसलिए प्रयास यानी कि जो पहिए पर लपेटी गई डोरी पर लगाया जाता है द्वारा जो चलित दूरी है वो पाई d होगी, कैपिटल D, और लोड जो धुरी पर लपेटी गई डोरी पर लगाया जाता है द्वारा चलित दूरी हमारी पाई स्मॉल d के बराबर होती है। इसलिए पहिए और धुरी का वेग अनुपात, प्रयास द्वारा चलित दूरी बराबर पाई d और लोड द्वारा चलित दूरी बराबर स्मॉल पाई d। तो यहाँ पाई पाई कट जाएगा, d कैपिटल D बटे स्मॉल d रह जाएगा। अतः पहिए और धुरी का वेग अनुपात हमारा कैपिटल D बटे स्मॉल d के बराबर होता है। इसके बाद है डिफरेंशियल व्हील और धुरी।
इसके अंदर चित्र देख लें आप, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें दो धुरियाँ, दो छोटे होता है और एक बड़ा होता है। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए चित्र में डिफरेंशियल व्हील और धुरी दर्शाई गई है। इसमें एक पहिया तथा दो धुरियाँ होती हैं। पहिया और धुरियों को एक ही शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग द्वारा संयोजित किया जाता है। पहिए पर लपेटी गई डोरी प्रयास डोरी कहलाती है। इस पर प्रयास का भार लटकाया जाता है। दूसरी डोरी को दोनों धुरियों के ऊपर लपेटा जाता है तथा बीच में भार को भी एक पुली की सहायता से लटकाया जाता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दे रखा है, यहाँ एक पुली और होती है, इसके ऊपर अपन यहाँ पे इसको लटकाते हैं और ये हमारी दो धुरी होती है और ये हमारा पहिया होता है। छोटी धुरी पर डोरी की लपेट की दिशा बड़ी धुरी पर लपेटी गई दिशा डोरी की दिशा के विपरीत दिशा में होती है और पहिए पर लपेटी गई डोरी तथा छोटी धुरी पर लपेटी गई डोरी की दिशा एक ही होती है। माना डी, कैपिटल डी जो है पहिए द्वारा व्यास जिस पर प्रयास आरोपित है और D1 यहाँ पे बड़ी दूरी का व्यास और D2 यहाँ छोटी दूरी का व्यास है। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बराबर पाई डी कैपिटल डी में और लोड द्वारा चली गई दूरी हमारी 1/2 पाई D1 माइनस D2 है। वेगनपात बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे लोड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो पाई डी लोड द्वारा चली गई दूरी जो हमारी पाई D1 माइनस D2 बटे 2, तो पाई से पाई कट जाएगा तो ये बचेगा 2D, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2D D1 माइनस D2। अतः डिफरेंशियल व्हील और धुरियों का वेगानुपात हमारा 2D बटे D माइनस D2 होता है। इसके बाद है स्क्रू जैक। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। अधिकतर जो 4 व्हीलर होते हैं, कार होते हैं, जीप होती है, उसके अंदर 4 व्हीलर ये हमारा स्क्रू जैक काम में आता है। अगर गाड़ी कभी पंचर होती है तो पहिए को बाहर निकालने के लिए जब गाड़ी को ऊपर करना पड़ता है तो वहाँ पर स्क्रू जैक को नीचे से लगा करके गाड़ी को उठा लिया जाता है। तो स्क्रू जैक यह एक सरल यंत्र है जिसका प्रयोग मोटर कार, ट्रक आदि की सफाई या टायरों को बदलने के समय उन्हें ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। जिस वस्तु को उठाना हो उसको स्क्रू जैक के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। स्क्रू जैक आनत तल के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसमें एक नट होता है जिसमें लीवर लगाया जाता है तथा लीवर की सहायता से नट को ऊपर या नीचे किया जाता है। तो यहाँ पर एक ये लीवर है, इस नट के अंदर इस लीवर को लगा करके चारों तरफ घुमाया जाता है। राइट हैंड साइड घुमाने पर ये ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड साइड घुमाने पर ये नीचे होता है। यहाँ पर ये वेट होता है। किसी भी भार को ऊपर उठाने के लिए लीवर के सिरे पर प्रयास लगाकर स्क्रू को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जाता है। माना एल जो है लीवर उत्तोलक भुजा की लंबाई है। यहाँ पर ये लीवर की लंबाई होगी, ये यहाँ से सेंटर से लेकर के ये दूरी हमारी लीवर की लंबाई होती है। और स्क्रू की पिच हमारी अगर पी है, स्मॉल पी, तो वेगानुपात हमारा होगा प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2 पाई एल और लोड द्वारा चली गई दूरी बराबर पी। तो यहाँ पर स्क्रू जैक का वेगानुपात वी आर जो है 2 पाई एल बटे पी के बराबर होता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो उदाहरण है वो मैं आपको अगले वीडियो में लूँगा। और तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका, प्रयास जो मेरे हैं वो अच्छे लगे, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगले वीडियो में मैं इसके उदाहरण और जो प्रश्नावली है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और निमी की किताब से भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मुझे राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ITI में पढ़ाते हुए 26 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है और मेरी किताबें भी पब्लिश हुई जो कि 2010 में पब्लिश हुई थी। और मैं अब ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जाकर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं दोनों सब्जेक्ट के पूरा कोर्स जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड का इन वीडियो से बना करके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको इनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं जो निमी की किताब में से पढ़ाऊँगा उसके अंदर से अधिकतर सवाल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।